Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the 79th chapter of Indian polity, and the reference for this series I have taken from the Lakshmikant book. Again this is a very important one. लक्ष्मीकांत की किताब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। इसको मैंने कम्प्लीटली बहुत ही एफर्ट डाल के बहुत ही मेटिकुलस वे में मैंने इस सीरीज़ को तैयार किया है, और ये सीरीज़ का सेकेंड लास्ट वीडियो है। मतलब ये सीरीज़ भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा। आपको इसको एक नोट की तरह यूज़ करना है। आप एक बार पूरा कंप्लीट सीरीज़ देखो, उसके बाद आपको वीडियो नहीं देखना है। ओनली एंड ओनली पीडीएफ से रिवाइज करते रहना है। जब भी आपका एग्ज़ाम हो पीडीएफ से रिवाइज करो, कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे रहो और रिवाइज बार बार करते रहो। आपको एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूट जाए अगर आप ये सब करते हो। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और दोस्तों को ये वीडियो शेयर किया करो। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अगर बात करें किस प्रिंसिपल पे काम करती है तो इसके कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। हमारा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है 51, आर्टिकल नंबर 51, वो कहता है कि स्टेट को हमारे मतलब स्टेट को, हमारी कंट्री को प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड इट हैज़ टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस एंड फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो मतलब कि हमें ये सारे काम आर्टिकल 51 में बताए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। हमें हमारा रिलेशन जो है वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ वो काफ़ी ऑनरेबल होना चाहिए। हमको फोस्टर करना है इंटरनेशनल लॉ और हमें अवॉइड करना है ट्रीटी ऑब्लिगेशंस वगैरह को, और हमें इनकरेज करना है इंटरनेशनल डिस्प्यूट। हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आर्बिट्रेशन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, एंटी कोलोनिज्म हमारा प्रिंसिपल है। हम एज ए कंट्री, मतलब इंडिया एज ए कंट्री हैज़ ऑलवेज अपोजेज कोलोनिज्म, इम्पेरियलिज्म। इनफैक्ट हम लोग कोलोनी का शिकार भी रहे हैं, इम्पेरियलिज्म का शिकार रहे हैं। तो हम आफ्टर आज़ादी हमने हमेशा इसको क्रिटिसाइज किया है, अपोज किया है। एंड हम ये मानते हैं एज ए कंट्री इंडिया कि जो ये कोलोनिज्म है, इम्पेरियलिज्म है, ये कहीं ना कहीं इट लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर नेशंस। जो गरीब नेशन होते हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है इससे। एंड वी हैव सपोर्टेड द लिबरेशन मूवमेंट इन एफ्रो एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलाया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, घाना और नामीबिया में हमने हेल्प किया है। इनके जो ये कोलोनियल इम्पेरियलिस्ट पावर से जो लड़ रही थी उसमें हमने काफ़ी हेल्प किया है इन कंट्रीज़ को। तो ये हमारा एथिक्स है, ये हमारा अप्रोच है, प्रिंसिपल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एंटी रेशियलिज्म। तो हमारा जो है हम जैसे कि कोलोनिज्म को हमने क्रिटिसाइज किया, अपोज किया है, वैसे ही रेशियलिज्म को हम कहीं ना कहीं हम लोग अपोज करते हैं और हम मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है ब्लैक्स का बाय वाइट्स एंड सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है। सो हम लोगों ने स्ट्रांगली ऑलरेडी हम लोगों ने अपार्थाइड, जो कि काफ़ी फेमस था साउथ अफ्रीका में, उसको हमने स्ट्रांगली अपोज किया है अपार्थाइड सिस्टम को। इसी के वजह से अपार्थाइड जो वहाँ पे चल रहा था, इसी के वजह से हमने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे स्नैप्ड कर दिए थे 1954 में। इतना बड़ा स्टेप लिया था हमने। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिबरेशन ऑफ जिम्बाब्वे, नामीबिया एक्सेट्रा फ्रॉम द वाइट डोमिनेशन। तो हमने हमेशा बात की है कि हम एंटी रेशियलिज्म है, हम रेशियलिज्म को किसी भी हम फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट इंडिया का एक यूनिक फीचर था। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वर्ल्ड एक्चुअली दो पावर में डिवाइड हो गया। एक था कैपिटलिस्टिक ब्लॉक जिसको लीड कर रहा था यूएसए, और दूसरा था कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको लीड कर रहा था अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो सोवियत संघ था। ये दो ब्लॉक में वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, पावर दो ब्लॉक में बट गया था और दोनों ब्लॉक के बीच में कोल्ड वार चल रहा था।
इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया बिल्कुल ही कि मैं किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करूंगा, और साथ में कई सारी कंट्री ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया वर्ल्ड को, उसको उसके साथ भी खड़ी हुई। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस है। हमने ये सोचा कि नहीं, अगर हम किसी भी कंट्री को साथ देंगे तो हम कहीं ना कहीं वार को और बढ़ावा देंगे, जो कि इंटरनेशनल पीस के अगेंस्ट होगा। तो ये हमारी सोच रही है, कितनी अच्छी सोच रही है आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, और ये काफ़ी फेमस मूवमेंट था। नेक्स्ट है पंचशील। पंचशील एक्चुअली इंडिया चाइना ट्रीटी जब तिब्बत वाली साइन हुई थी 1954 में, तो नेहरू और चोंग इल लाई, ये चाइना के प्रीमियर हुआ करते थे, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। इसी में हमने 5 मूलभूत सिद्धांतों जो 2 कंट्रीज को फॉलो करनी चाहिए, पंचशील हमने डेवलप किया, जिसमें पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री का म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेगी, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी का। नॉन एग्रेशन होगा, कभी भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री, तो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये पंचशील का तीसरा सिद्धांत। देन इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये हमारा चौथा, एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पांचवा। तो ये 5 सिद्धांतों को मिला के पंचशील बनता है। ठीक है, इसको इतना फेमस हुआ कि बर्मा ने भी अपनाया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड सो ऑन, कई सारी कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, एफ्रो एशियन बायस। अब देखिए, डिस्पाइट हैविंग न्यूट्रल व्यू, हम लोग किसी भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया ने हमेशा बायस एक दिखाया है, स्पेसिफिक बायस कह सकते हो आप, एफ्रो एशियन कंट्रीज को लेकर। ये इसलिए किया गया है, इट एम्स एट प्रोमोटिंग यूनिटी अमंग देम, इन कंट्रीज के बीच में, एंड ट्राइज टू सिक्योर फॉर देम ए वॉइस और इन्फ्लुएंस इन द इंटरनेशनल बॉडीज। ये इसलिए इंडिया ने थोड़ा बायस दिखाया है और बढ़ चढ़ के इनके वॉइस को प्रमोट किया है इंटरनेशनल बॉडीज में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में 1947 में जब फर्स्ट एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था। इंडिया ने इसमें इनके वॉइसेस को आगे बढ़ाने का काम किया था। इन 1949 में इंडिया ब्रॉट टुगेदर एशियन कंट्रीज, एक साथ लाया था, ऑन द इशू ऑफ इंडोनेशियन फ्रीडम। इंडोनेशियन फ्रीडम के लिए जो एशियन कंट्रीज हैं उनको एक साथ लाने का काम किसने किया था? इंडिया ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इट हैज प्लेड ऑल्सो एन एक्टिव रोल इन एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस एट बांदुंग, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा गूगल कर लेना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आपको पता चल जाएगा। 1955 में। देन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 77 1964 में। देन ग्रुप ऑफ 15 1990 में। इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1995 में। एंड बिस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये 1997 में। सार्क 1985 में। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया, और इसके बहुत बड़े रोल प्ले करने की वजह से जो नेबरिंग कंट्रियां हैं इसको बिग ब्रदर कहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लिंक्स विथ कॉमनवेल्थ। 1949 में इंडिया ने खुद ही डिक्लेयर किया कि हम अपना जो कॉमनवेल्थ के साथ रिलेशनशिप है, जो मेंबरशिप है, वो कंटिन्यू रखेंगे, हमारा फुल मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगा, और प्रोवाइडेड ये हमारा कोई भी इंडियन मतलब सोवरेनिटी को किसी भी मैनर में अफेक्ट नहीं करेगा। और ये इसलिए नहीं करेगा बिकॉज कॉमनवेल्थ एक ऐसा एसोसिएशन है जिसको वॉलंटरीली एसोसिएशन कहते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो नेशन होती हैं वो वॉलंटरीली ज्वाइन करती हैं, और इनके इंटीग्रिटी, इनकी सोवरेनिटी, इनके एरिया डिसीजन मेकिंग पे ब्रिटेन का या फिर किसी का भी कोई हक नहीं होता है। ये अपना खुद का डिसीजन लेती रहती हैं, लेकिन वॉलंटरीली ज्वाइन करती हैं। जब मेंबरशिप इंडिया ले रहा था, इसको कंटिन्यू कर रहा था, तो इंडिया ने इसलिए कंटिन्यू किया बिकॉज इंडिया को लग रहा था कि ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इन हर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड अदर स्फेयर में। और इनफैक्ट इंडिया ने एक कॉमनवेल्थ समिट को होस्ट भी किया है, जो कि 24th कॉमनवेल्थ समिट था, न्यू दिल्ली में 1983 में हुआ था। नेक्स्ट, सपोर्ट टू यूएनओ। यूएनओ को कई सारे मैटर पे इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है। चूँकि यूएनओ का मेंबर इंडिया 1945 से है, जब ये बॉडी बनी थी, इंटरनेशनल बॉडी, और इंडिया का रोल यूएनओ में बहुत ही वेराइड है। जैसे कि बात करें अगर कोलोनिज्म से फाइट करने के लिए, तो इंडिया ने हमेशा यूएनओ के साथ
अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है इम्पेरियलिज्म रेसिलिज्म के अगेंस्ट में, एंड न्यू कॉलोनिज्म न्यू इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में। 1953 में एक्चुअली विजय लक्ष्मी पंडित पहली ऐसी महिला थी भारतीय जो कि प्रेसिडेंट बनी यूएन जनरल असेंबली की। विजय लक्ष्मी पंडित से कई सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी भारत ने हमेशा साथ दिया है, जैसे कि कोरिया में, कांगो में, एल सल्वाडोर में, कंबोडिया में, अंगोला, सोमालिया, मोजम्बिक, सीरा लियोनी और यूगोस्लाविया में यूएस पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया ने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय भी किया है। नेक्स्ट है, इंडिया वाज द को चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशन, जिसने अपना रिपोर्ट 1997 में जमा किया था। नेक्स्ट है, इंडिया ने सेवरल टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। अब हालांकि हमारा डिमांड बढ़ गया और हम अपनी डिमांड रखते हैं कि हमें परमानेंट सीट मिलना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल करते हैं। जो परमानेंट सीट के लिए जो कुछ क्राइटेरिया हैं एक्चुअली उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है कि कोई कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा कि नहीं। उन सारे एरियाज को, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा करते हैं। तो हमें क्यों नहीं परमानेंट सीट मिलना चाहिए, इसके लिए हमारी वॉइस हमेशा हम रेज करते हैं वहाँ पे कि भाई हमें परमानेंट मेंबरशिप हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दिया जाए। नेक्स्ट है डिसआर्मामेंट। इंडिया ने हमेशा अपोज किया है आर्म्स रेस को और हमेशा डिसआर्मामेंट को इंडिया ने एडवोकेट किया है, ठीक है। और अगर बात करें कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर आर्मामेंट की, दोनों के लिए इंडिया ने ऐसा बोला है कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए। इससे क्या है, वर्ल्ड में पीस ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है। एक कंट्री अगर ज़्यादा आर्म्स रेस में लगेगी तो दूसरी कंट्री भी लगता है कि यार ये कहीं आर्म्स रेस में जीत जाए और हमें फिर दबाने की कोशिश करे, तो दूसरी कंट्रियां भी आर्म्स रेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल और न्यूक्लियर जो आर्म रेस है उसको डिसआर्मामेंट की तरफ लाया जाए, इसमें इंडिया ने हमेशा अपने वॉइस को रखा है। एंड इंडिया ऐसा मानता है कि जो खर्च होता है आर्म्स रेस में वो बहुत अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ए 6 नेशन समिट इंडिया ने न्यू दिल्ली में 1985 में किया था, होल्ड किया था, जिसमें कॉन्क्रीट प्रोपोजल फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इंडिया ने बताया था, उससे निकल के आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया अपोजेस एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी जिसको बोलते हैं, एंड सीटीबीटी का फुल फॉर्म आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, मुझे बताना, आपको पता होगा आई होप। ड्यू टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी एंड हेगी मोनिस्टिक नेचर। अब इन दोनों एक्चुअली जो ट्रीटी हैं, इस ट्रीटी में ऐसा कहा गया है कि यूएसए, रसिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस ही अपनी जो न्यूक्लियर पावर है उसको कंटिन्यू रखेंगी, लेकिन बाकी कंट्रियों को डिसआर्मामेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इंडिया ने इसको अपोज किया है और इंडिया मानता है कि इसमें सबको करना चाहिए। क्यों भाई, यूएसए, रसिया, चाइना, यूके, फ्रांस सब क्यों रखेंगे, सबको इसमें डिसआर्मामेंट की तरफ जाना चाहिए। इसलिए इसने न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन जो ट्रीटी है, जिसमें न्यूक्लियर के अगर कोई कंट्री चाहे तो आगे नहीं बनाएगा, अगर ये ट्रीटी साइन कर देता है तो कंट्री के ऊपर कंपल्सरी ऐसा लग जाएगा कि वो आगे न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन नहीं कर सकता है, सीटीबीटी के तहत टेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्या है हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर ही है। इंडिया का जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है इंडियन कोर नेशनल इंटरेस्ट को इंटरनेशनल कम्युनिटी में थ्रू द मतलब पीसफुल मैनर में। वो चाहता है कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट भी आगे चलता रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, लेकिन ओनली एंड ओनली प्रेशर से नहीं, हारमोनी से चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रिजर्व द ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग, पायनियरिंग रोल इन एस्टेब्लिशमेंट इन द ग्लोबल ऑर्डर। हम चाहते हैं, हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो चाहती है कि जो ऑटोनॉमी है डिसीजन मेकिंग की हमारी बनी रहे और हम अपना रोल जो है ग्लोबल ऑर्डर में हमारा रोल काफ़ी प्रोमिनेंट हो। हम बहुत सारे जो इवेंचुअलिटीज़ हैं ग्लोबल ऑर्डर में जो हो जाती हैं कई बार, उसको हम अवॉइड करने में हेल्प करें, ना कि उसको बढ़ाने में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैंपेन करें हम अगेंस्ट टेररिज्म, ये हमारी पॉलिसी कहती है।
बिकॉज टेररिज्म किसी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। एंड वी ऑल्सो build an international environment as per our foreign policy, जिसमें इंडिया का रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमें इन्वेस्टमेंट मिले, ट्रेड आए हमारे पास, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, हमें एक्सेस टेक्नोलॉजी के में मिले जो वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी बनी रहे। ठीक है, अगर एनर्जी सिक्योरिटी कब बनती है, जब आपको सपोर्ट मिले ऑयल से, गैस से, तो एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो जिससे जो एनर्जी सिक्योर्ड कंट्रियां हैं वो हमें हेल्प करें। टू वर्क क्लोजली विथ P5, जिसको परमानेंट 5 बोलते हैं, ठीक है, इनके साथ क्लोजली काम करना, जैसे कि USA, फ्रांस, चाइना एक्सेट्रा, इनके साथ हम लोग क्लोजली काम करें। और इससे क्या होता है कि ये एक्चुअली वीटो पावर यूज़ करती हैं, तो हमारे अगेंस्ट में कोई ऐसा वो हो, कोई भी मैटर हो, इसमें वीटो ना यूज़ करें, तो इनके साथ क्लोजली काम करें हम लोग। एंड टू इंटेंसिफाई एंड स्ट्रेंथन टाइज विथ नेबर्स, हमारे जो नेबर्स हैं जैसे कि नेपाल, जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि अदर कुछ नेबर्स हैं, इनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप हो वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो, अच्छे से वो हमें सपोर्ट करें, म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन हो इन कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ सार्क एज एन इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन। सार्क कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक इंडिया एंड बाकी जो साउथ एशियन कंट्री हैं इनके बीच में ये एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक कोऑपरेशन होता है हमारे बीच में। इसमें इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करते हैं हम इस पूरे रीजन को, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता नहीं है। एक्चुअली ये काफ़ी डिसफंक्शनल हो गई है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट में हम लड़ाई लड़ते रहें, इसको ख़त्म करें किसी भी फॉर्म में हो, स्पेशली पाकिस्तान में जो एक हब है टेररिज्म का, वो कैसे ख़त्म होगा, इसके लिए भी हमारी फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टेड होती है। नेक्स्ट, वी हैव टू गेन फ्रॉम इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उससे कुछ गेन हमें मिले, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक सारी। एंड वी हैव टू मेंटेन आवर टाइज विथ कंट्रीज ऑफ गल्फ रीजन्स, ताकि हमारा वहाँ पे जो 4 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस हैं उनको एक्चुअली मतलब सेफ रहें वो लोग, उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो। वहाँ पे हमारा काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए इन कंट्रीज़ के साथ। और साथ में ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई आता है इन कंट्रीज से, गल्फ रीजन से, वो बना रहे। वी हैव टू लेवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बिम्स्टेक कहते हैं, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है, एंड ट्रांस रीजनल ग्रुपिंग्स IBSA, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका है, एंड इंडियन ओशियन रीजन एंड ARC जो वाला रीजन है वो भी हमारा कोऑपरेशन का एक जरिया है। तो मेकोंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, किस कंट्री की रिवर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वी हैव टू वर्क क्लोजली विथ रीजनल ग्रुपिंग्स सच एज यूरोपियन यूनियन एंड G20, एंड वी हैव टू रिफॉर्म, रीस्ट्रक्चर एंड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और हमें मल्टीपोलैरिटी लाना है वर्ल्ड ऑर्डर में। We have to more equitably equation between developed and developing world. We have to maintain, कैसे promote करना है, सब करना है। We have put a goal of global nuclear disarmament. We have to closely interact with Indian diaspora, जिससे कि बिकॉज इनका जो रोल होता है इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इंडियन डायस्पोरा वो लोग होते हैं जो कि इंडिया के हैं, बाहर में रह रहे हैं, ठीक है, इनके साथ हमारा इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली प्रोपोगेट किया गया था इंद्र कुमार गुजराल, जो कि उस समय 1996 में फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया। इस डॉक्ट्रिन में बेसिकली इंडिया को कहा गया कि इंडिया शुड हैव एकोमोडेटिव अप्रोच टुवर्ड्स इट्स स्मॉलर नेबर, एंड उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हुए, उनसे ऐसा नहीं कि आपको मैंने कुछ बेनिफिट पहुंचाया तो आप भी मुझे बेनिफिट पहुंचाओ, रेसिप्रोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भुला जाओ, ठीक है। आपको बस उनके फ़ायदे के बारे में सोचना है, ताकि स्ट्रैटेजिकली हमारा रिलेशनशिप बना रहे स्मॉलर नेबर्स के साथ, एंड उनको ऐसा ना लगे कि इंडिया बहुत ही बड़ा
बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि 5 पॉइंट रोड मैप होगा इस डॉक्ट्रिन में, जिसमें जैसे कि कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका के साथ इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो ओनली हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप। नो साउथ एशियन कंट्रीज शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन, ये भी इन्होंने कहा। नेक्स्ट, नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या है कि कंट्रीज को बुरा लगता है अगर नेपाल के मैटर में इंडिया घुसे, इंडिया के मैटर में नेपाल घुसे तो अच्छा नहीं लगता है, एक रिलेशनशिप में खटास आती है। नेक्स्ट, ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शुड सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया का क्या है? देखिए 2003 में इंडिया ने अडॉप्ट किया एक डॉक्ट्रिन जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड था। इसमें हमने कहा कि हम न्यूक्लियर को इसलिए डेवलप किया है हमने ताकि हम मेंटेन कर सके, बिल्ड कर सके क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, मतलब कि बाकी कंट्रियां हमारे से थोड़ा डरे कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हमारा बना रहे। हमने ये भी कहा कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में हमारा ये है कि वी हैव अ पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पे कोई अटैक करेगा न्यूक्लियर से तो हम उस पर रिटेलिएट करेंगे, बहुत बुरी तरीके से रिटेलिएट करेंगे। जो हमारा न्यूक्लियर रिटेलिएशन होगा वो बहुत ही मैसिव होगा और इस तरीके से होगा कि वो सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाया जा सके जो भी कंट्री हम पे अटैक करती है। हमारा जो न्यूक्लियर अथॉरिटी है जो हमें ऑथराइज करेगा न्यूक्लियर यूज के लिए इन केस ऑफ रिटेलिएशन, वो सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मिलिट्री के हाथ में दे दिया, और उसके लिए एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होनी चाहिए। नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो जो स्टेट ऐसी है, जो कंट्री ऐसी है जो जिसके पास ऑलरेडी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो उसके ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कोई अदर मेजर अपनाती है जैसे कि केमिकल वेपन अपनाती है, बायोकेमिकल, तो उस केस में हमारे ऊपर ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, हमने ऐसा अपने आप को क्लियर कर रखा है कि अगर ऐसा वो करती हैं ऐसी कंट्रियाँ तो उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। वी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना मिसाइल भी किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वी विल कंटिन्यू कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, प्रोवाइडेड कि ये इक्वल हो सबके लिए, ऐसा नहीं कि कुछ कंट्री में वहाँ पे न्यूक्लियर का जो रेस है वो चलता रहे और बाकी कंट्री को बोल दो कि तुम तो अपना न्यूक्लियर वेपन वाला ख़त्म करो। देखो इसके डिसीजन मेकिंग के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटिकल काउंसिल जिसके हेड होते हैं पीएम, ये क्या है डिसीजन देते हैं, फाइनल डिसीजन देते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, ये जो पॉलिटिकल काउंसिल से जो भी डिसीजन आता है न्यूक्लियर यूज़ करना है नहीं करना उसको एक्सिक्यूट करती है, इसके हेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आगे बढ़ते हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है इंडिया की जो कि 2012 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था। इसमें इंडिया ने बोला कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, इनके साथ हमारा बहुत ही कॉर्डियल और बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज ये हमें स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत हेल्प कर सकती हैं कंट्रियाँ। कल्चरल टाई होना चाहिए इन कंट्रियों के बीच में, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, तो इसके लिए ये पॉलिसी आई थी जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कनेक्शन की बात की गई। नेक्स्ट है, वी हैव ऑलरेडी हैज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ दीज कंट्रीज फोकसिंग एंड दैट हैज फोकस विल बी ऑन मिलिट्री ट्रेनिंग, ज्वाइंट रिसर्च, काउंटर टेररिज्म, कोऑर्डिनेशन एंड क्लोज कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान। तो इन कंट्रीज के साथ ऑलरेडी हमारा पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो। एंड वी हैव ऑल्सो ऑलरेडी प्रपोज्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इन कंट्रियों के साथ हमारा ऑलरेडी है। देन हम चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप इन कंट्रीज के साथ रहे वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे, एज फार एज द एनर्जी सेक्टर इज कंसर्न, नेचुरल रिसोर्सेज इज कंसर्न। मेडिकल फील्ड भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम इन कंट्रीज को हेल्प कर सकते हैं बाय सेटिंग अप सिविल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स इन सेंट्रल एशिया, लाइक we would also like to assist in setting up of Central Asian University in Bishkek
ठीक है। बिस्केक में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोग प्लेस करेंगे। तो बिस्केक किस कंट्री का पार्ट है, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। टू इम्पार्ट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन द एरियाज लाइक मैनेजमेंट, फिलोसफी एंड लैंग्वेजेस। देन हम काम कर रहे हैं सेटिंग अप सेंट्रल एशियन ई नेटवर्क विथ इट्स हब इन इंडिया, ताकि हम इन कंट्रीज के साथ, ये जो 5 कंट्रियां हैं, इनके साथ टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसिन कनेक्टिविटी को बना के रखें। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। इंडिया की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम चाहें तो इन कंट्रियों में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि कजाकिस्तान में अगर बात करें तो यहाँ पे लिमिटलेस रिजर्व है आयरन ओर की, लेकिन यहाँ पे जो जो कंपनियां होनी चाहिए वो नहीं है। तो इंडिया हेल्प कर सकता है ऐसे में कजाकिस्तान को, जो एक्चुअली जो ऐसी इतना ज़्यादा रिसोर्स है, तो सेटअप कैसे किया जाएगा, उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ हेल्प कर सकता है इंडिया, ठीक है। एंड कोल का भी एबंडेंस है कजाकिस्तान में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी सस्ती है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है एक्चुअली एक एग्रीमेंट है कंट्रियों के बीच में, जिसमें इंडिया क्या है, नॉर्थ और साउथ की जो कंट्रियां हैं उसमें इन्वॉल्व है। एक्चुअली इंडिया बाइकाट करना चाहता है पाकिस्तान वाला रूट, तो ये एक ऐसा रूट कॉरिडोर बनाया गया है जिसको यूज करके हम लोग पाकिस्तान को अवॉइड करने के बाद भी सेंट्रल एशियन रीजन तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेना, बहुत सारी जानकारी है। नेक्स्ट है, इंडियन बैंक्स में बहुत पोटेंशियल है कि वो अपना जो प्रेजेंस है वो एक्सपैंड कर सकती है इस रीजन में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो इमर्ज हो सकती हैं इंडिया के लिए एक अट्रैक्टिव हॉलीडे, नहीं, इंडिया बेसिकली इनके लिए अट्रैक्टिव हॉलीडे डेस्टिनेशन हो सकता है फॉर टूरिज्म। एंड इंडिया के भी लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ये कंट्रियाँ भी अट्रैक्टिव हॉलीडे डेस्टिनेशन हो सकती हैं इंडिया के लिए, होती भी हैं, बहुत लोग जाते भी हैं। इनफैक्ट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यहाँ के कल्चर को दिखाते हैं, बहुत सारा सिनेमेटोग्राफी होता है इन कंट्रीज़ में, तो ये कंट्रीज इस मामले से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इंडिया के लिए। वी विल इनकरेज रेगुलर exchanges of scholars, academics, civil society and youth delegations to these countries। अब हम बात करेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया की। हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है, जो कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी। मोदी सरकार ने 2014 में इसको अपग्रेड किया, इस पॉलिसी को, और इसका नाम भी चेंज किया, इसको लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी सबसे पहले इनिशिएट की गई थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, उस समय पीएम थे 1992 में। इसमें फोकस दिया गया था एक्सटेंडेड नेबरहुड को लेकर, ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव, बट इसको काफ़ी पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल डायमेंशन में भी डेवलपमेंट मिला। हमने इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किया है फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन इन दिस रीजन। जो एशियान रीजन है, ईस्ट रीजन है, उनमें हमने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो अपग्रेडेड इट्स रिलेशनशिप टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 10 कंट्रियाँ हैं, ठीक है। तो हमने अपना जो रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इन कंट्रियों के साथ, इन ग्रुप के साथ हमने अपग्रेड किया है। अपार्ट फ्रॉम ये सब करने के बाद भी हम एक्चुअली हमेशा कोऑपरेट करते हैं एशियन रीजनल फोरम में, ईस्ट एशिया समिट में, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बिम्स्टेक कहते हैं, इसमें भी हमने काफ़ी कोऑपरेशन दिखाया है। एशिया कोऑपरेशन डायलॉग हम हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA जिसको बोलते हैं, emphasis on India-ASEAN cooperation on the infrastructure, manufacturing, trade, skill, urban renewal, smart cities, make in India, cooperation in space, SMT and people to people exchanges। तो मतलब ये है कि हमने हमेशा इन कंट्रीज के साथ, इन ग्रुप्स के साथ रिलेशनशिप को इसलिए भी बढ़ावा दिया है ताकि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हमारा कोऑपरेशन मिले इन कंट्रियों से, ट्रेड हमारा बढ़े इन कंट्रियों के साथ,
स्किल्स, अर्बन रिन्यूअल, स्मार्ट सिटीज़ में भी हमें हेल्प मिले, मेक इन इंडिया में हमें हेल्प मिले, हमें कहीं ना कहीं स्पेस जो हमारी पॉलिसी है उसमें कोऑपरेशन मिले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीपल एक्सचेंजेस में भी हमें फ़ायदा हो। देन this policy was also upgraded to promote economic cooperation, cultural ties and to develop strategic relationship with these countries। एशियान वाली कंट्री हो गई, ईस्ट वाली जो कंट्रियां हैं, और इसके लिए हमने बायलेटरल टाइज बना रखी है, रीजनल कोऑपरेशन में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के भी हम लोग पार्ट हैं। नेक्स्ट, अब देखो नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अ प्रायोरिटी इन दिस पॉलिसी, इन आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि जो ये रीजन है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ईस्ट और इंडिया के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। इसलिए हमने अरुणाचल प्रदेश और एशियान रीजन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमने डेवलप किए हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी से रिलेटेड, कनेक्टिविटी से जैसे कि लिंकिंग एशियान विथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकरेजिंग एयरलाइंस, हमने ये सब किया हुआ है। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। 79 चैप्टर ख़त्म किया हमने, लास्ट 80th बच गया है, इसको भी अभी कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।